चलिए अभी हमने देखा कि किसी भी थिन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होता है 4πr²dr। क्लियर है? आपको ये स्मॉल वॉल्यूम मिल गया इस थिन स्फेरिकल शेल का, और आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी π² r है, राइट। और मैंने बोला था कि π² r सिंस ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है सेंटर से, तो π² r का वैल्यू सेम है, राइट। अब अगर मुझे इस थिन स्फेरिकल शेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए फिर से? इस थिन स्फेरिकल शेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन थिन स्फेरिकल शेल विल बी, सोचिए क्या होगा? तो थिन स्फेरिकल शेल में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू क्या करना पड़ेगा? मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको पता है π² r होगा, तो π² r इनटू थिन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम 4πr² dr। तो ये टर्म हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन थिन स्फेरिकल शेल। आई होप क्लियर है आपको? मतलब अपन इसको बोल सकते हैं, देखो मैंने अभी तक 3 टर्म पढ़ा है आपको, कौन कौन सा टर्म यहाँ पे समराइज कर दो। पहला पार्ट में हमने पढ़ा है कि साई आर या फिर कैपिटल आर। साई आर का मतलब होता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, मतलब ये वेव फंक्शन का सिर्फ रेडियल पार्ट है और कुछ नहीं। π² r का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। π² r क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रेडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी r है, तो आप रेडियल बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर है? रेडियल वर्ड इसलिए यूज करते हैं यहाँ पे r का टर्म है, मतलब हम अभी सिर्फ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पे अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है, सिर्फ रेडियल पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो साई आर हो गया रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, π² r हो गया रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब समझे, अगर सिंपल वे में समझाऊं तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। चाहो तो आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हो, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। ये मतलब हर पॉइंट पे अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब यही होता है कि किसी पॉइंट पे या यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जिसको π² r बोलेंगे। फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर मैं वॉल्यूम यूनिट रख दूँ 1 रख दूँ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाता है। π² r के बाद मैंने एक और टर्म पढ़ाया, ये टर्म है 4πr² π² r। इसके साथ मुझे dr भी लगाना पड़ेगा। ये टर्म 4πr² π² r dr, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ थिन स्फेरिकल शेल।
मीन्स ये बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ थिन स्फेरिकल शेल। तो ये टर्म हो गया 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर। साई आर साई स्क्वायर आर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये टर्म रिप्रेजेंट करते हैं थिन स्फेरिकल शेल है आर रेडियस पे, उस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा। क्लियर है? इसी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए आपके पास एक थिन स्फेरिकल शेल है आर रेडियस पे, इस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर। अगर मैं रेडियस और स्मॉल कर दूं, मैं थोड़ा सा और रेडियस स्मॉल कर दूं, अब इस थिन स्फेरिकल शेल में फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर। मीन्स अब मैं रेडियस का वैल्यू ये पुट करूंगा, थोड़ा सा और स्मॉल मैं रेडियस कर दूं, तो इस रेडियस में फिर से थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर। रेडियस में मैं लार्ज कर दूं, अब थिन स्फेरिकल शेल में बोलूं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर आपको ये पुट करना होगा, ये वाला आर पुट करना होगा इनटू साई स्क्वायर आर। साई स्क्वायर आर मतलब फिर से यहाँ का जो साई आर होगा ये वैल्यू पुट करना होगा, फिर से मैं रेडियस चेंज करते रहूँ। तब हर एक थिन स्फेरिकल शेल में आप इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अब इमेजिन करो कि अगर मैं सारे थिन, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन स्फेरिकल शेल बना लूँ, स्मॉलर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन स्फेरिकल शेल बना लूँ और सारे थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूँ मैं और सबको ऐड कर दूँ, बोलो क्या मिलेगा? सोचो 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 क्या मिलेगा। अगर मैं थिन स्फेरिकल शेल इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ, रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करें, मान लो ये थिन स्फेरिकल शेल था, मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा थिन रहेगा, आपको डायग्राम में बस दिख रहा है। ये थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, थोड़ा सा रेडियस और इंक्रीज कर दूं, इस थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, मतलब रेडियस 0 से लेके इंफिनिटी तक, मान लो मैंने 0 रेडियस से स्टार्ट करके इनफाइनाइट रेडियस तक सारे थिन स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूँ और सबको ऐड कर लूँ, तो क्या मिलेगा? मतलब मुझे पूरे 3D में, इस पूरे 3D में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा ये फाइंड कर सकते हैं आप। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो अब बताओ कंटिन्यूअस एडिशन, इस कंटिन्यूअस एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं आपसे कि इस चीज को अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रल ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं रेडियस 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D, 3 डायमेंशन स्पेस में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप इसको 0 से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन समझ में आता होगा, थोड़ा सा और एक चीज बोल सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर और रेडियस r1 से r2 तक मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसका मतलब क्या होगा? देखो r1 से r2 तक इंटीग्रेट करने का मतलब है मेरे पास तीन स्फेरिकल शेल है, एक का रेडियस r1 है, दूसरा स्फीयर रेडियस r2 है।
इस R1 एंड R2 के बीच में ये जो स्फेरिकल शेल बन रहा है, ये जो स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, इस स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 4πr² sin²r dr R1 to R2। अगर ये R1 में 0 पुट कर दूं, पॉइंट बन गया। अगर मैं रेडियस को 0 पुट कर दूं, R1 0 पुट कर दूं, पॉइंट बन गया। R2 इनफाइनाइट पुट कर दूं तो ये पूरा इनफाइनाइट रेडियस मतलब पूरा 3D स्पेस बन गया है। तो अगर मैं 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूं तो ये बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D। देखिए अगर रेडियस R1 से R2 करूं तो ये बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ शेल हैविंग इनर रेडियस R1 and outer radius R2। ये बस देखो यही की पॉइंट, आपको ये चीज ये जो पार्ट है ये पार्ट समझ में आना चाहिए। साई आर का मतलब क्या होता है, sin² r का मतलब क्या होता है, 4πr² sin² r dr का मतलब क्या होता है, 4πr² sin² r dr। इंटीग्रल 0 to infinity इसका मतलब क्या होता है, 4πr² sin² r dr। रेडियस R1 से R2 इसका मतलब क्या होता है। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है, राइट? नोट कर लिया? चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक चीज मैं और यूज करने वाला हूँ। इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब आपको समझ में आता होगा। इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब इसका मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया था। इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब होता है y में और x में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, y में एंड x में ग्राफ प्लॉट करोगे, कुछ ग्राफ ऐसा आया तो एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस। फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब अगर y एंड x में ग्राफ प्लॉट किया तो एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx। ये पॉइंट समझ में आया क्या? इंटीग्रल y dx का मतलब देखना, रिलेट करना। इंटीग्रल y dx का मतलब अगर y और x में ग्राफ प्लॉट करोगे तो एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस को इंटीग्रल y dx बोलते हैं। इसका मतलब समझे आप? ये देखिए, इंटीग्रल ऑफ 4πr² sin² dr है। क्लियर है? मतलब 4πr² sin² dr का मतलब ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 4πr² sin² dr है। ठीक, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ 4πr² sin² dr मींस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D। ये मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ 4πr² sin² dr मींस
टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ जैसे यहाँ पे 4πr² साई² r dr का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। इंटीग्रल y dx का मतलब, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग y एंड x में ग्राफ प्लॉट करोगे तो एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल y dx। यहाँ भी बोल सकता हूँ, अगर मैं y एक्सिस पे 4πr² साई² r रखूं, x एक्सिस पे dr r रख दूं, dx था तो मैंने यहाँ पे x रखा था, dr है तो अगर मैं r रख दूं, तो अगर मैं 4πr² साई² r और r में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो एरिया अंडर कर्व between 4πr² साई² r and r represents, क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटीग्रल ऑफ 4πr² साई² r dr। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग आपको पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D। अगर आप इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक कर रहे हो तो ये पार्ट फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है ये, इसका एप्लीकेशन फिर से एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये मैं सभी लिस्ट कर देता हूँ, लिखना मत लिख। पहले अपन यहाँ से रिलेट करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ y dx का मतलब होता है y एंड x में ग्राफ प्लॉट करोगे तो एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ y dx। मतलब ये होता है एरिया अंडर कर्व ऑन x एक्सिस, यही मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ y dx का। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ, जैसे मुझे दे दे 4πr² साई² r dr, इसका इंटीग्रेशन है, इस टर्म को आप y मान लो और इस टर्म को dx मान लो। जस्ट आप रिलेट करो, इस टर्म को y मान लो और इस टर्म dr को आप dx मान लो। मतलब ये हुआ कि अगर मैं y एक्सिस पे y की जगह पे लिखूं 4πr² साई² r, x की जगह पे क्या रखूं? r। अगर इनमें ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ पे एरिया अंडर कर्व को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल ऑफ 4πr² साई² r dr। मींस ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर कर्व ऑन r एक्सिस। मतलब हमने ये सीखा कि इंटीग्रल ऑफ 4πr² साई² r dr का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है 4πr² साई² r एंड r में ग्राफ प्लॉट करोगे तो एरिया अंडर कर्व ऑन r एक्सिस will represent integral of 4πr² साई² r dr। और इसका मतलब ये भी होता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D। तो मैं इन दोनों टर्म को इक्वेट कर सकता हूँ, मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ फाइनल लाइन कि अगर आपने 4πr² साई² r एंड r में ग्राफ प्लॉट किया तो एरिया अंडर कर्व ऑन r एक्सिस विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो चलिए ये पॉइंट लिखिए, देखिए इसमें कि if graph is plotted between 4πr² साई² r, if graph is plotted between 4πr² साई² r and r, if graph is plotted between 4πr² साई² r and r, then area under curve on r axis, then area under curve on r axis, then area under curve
on r axis equals to integral of 4 pi r square psi square r dr, and this is equal to, let's say अगर मैं 0 से infinity अगर पुट करूँ टोटल, तो this is equal to total probability of finding electron। तो फिर से 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर एंड आर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो एरिया अंडर कर्व ऑन आर एक्सिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डीआर। लिमिट जहां तक पुट करें, आप 0 से अगर इन्फिनिटी तक पुट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 0 से लेके इन्फिनिटी तक पूरे ग्राफ को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। आई होप इतना क्लियर है। तो ये जो पार्ट है, ये अपने ग्राफ प्लॉट किया 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में, तो इस 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर को अपन बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर टर्म को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। राइट, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर टर्म को क्या बोलते हैं? जस्ट नेम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्योंकि इसमें अगर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर एंड आर में ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी मींस किसी रेडियस पे कितना प्रोबेबिलिटी होगा, ये वैल्यू मिलता है। आप ये नोट कर लें। जब इनके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो साइन आर है, इसका जनरल फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक? तो बहुत इजी होता है वैसे। मैंने कहा कांस्टेंट आर रेज़ टू द पावर एल, फिर इसके बाद पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1 इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस आर अपॉन n a नॉट। एटॉमिक नंबर z है, तो आप z r अपॉन n a नॉट भी ले सकते हैं। चलो मैं लिख दूँ माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट, यही था। और बस मैं आपको बता दूं कि लेट्स से अगर आपको 1s के लिए अगर साई आर का वैल्यू लिखना है, तो 1s के लिए n माइनस एल माइनस 1 कितना होगा? तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0 होगा। तो 1s के लिए साई आर का वैल्यू होगा कांस्टेंट आर रेज़ टू द पावर 0, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 e रेज़ टू द पावर हाइड्रोजन है, z1 पुट कर दे माइनस r अपॉन a नॉट। ये सब चीज कांस्टेंट है, राइट? तो मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन a नॉट, राइट? ये 1s के लिए वैल्यू होगा। और मैंने आपको ये ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था कि अगर चाहो तो ये भी यूज नहीं करना है। मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि S का ग्राफ हमेशा नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, PDFG का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। ग्राफ R एक्सिस को n माइनस एल माइनस 1 टाइम्स कट करेगा एंड फोर्थ पॉइंट इंफिनिटी पे ग्राफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 4 पॉइंट याद है। अब इन 4 पॉइंट से आप बहुत इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। देखिए 1s के लिए अगर साई आर एंड आर ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, n माइनस एल माइनस 1 0 टाइम्स कट करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पे अब एक ग्राफ अपन और प्लॉट करेंगे, रेडियस और यहाँ पे साई स्क्वायर आर, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा ये
कैपिटल आर स्क्वायर आर। ठीक, तो देखो यार कभी भी आपको एक्स में बता दो, वाई एंड एक्स में अगर आपको ग्राफ दे दे, ठीक ना, कुछ से ऐसा है, कुछ भी मान लो, तो अगर आपको वाई स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट करना है और एक्स में, एक चीज ध्यान में रखो कि वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा क्या? वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये जो बस नेगेटिव वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज ले लो। मतलब इमेजिन लो यहाँ पे एक मिरर है, नेगेटिव पार्ट को मिरर इमेज ले लो, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, इसका मिरर इमेज ऐसा बनने वाला है, इसका मिरर इमेज ऐसा, जो पॉजिटिव है उसको एटलीस्ट रहने दो। साई स्क्वायर आर का ग्राफ प्लॉट करना सीखा आपने, y दिया है तो y स्क्वायर में क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव पार्ट है इसका मिरर इमेज ले लो, पॉजिटिव को एज इट इज रखें, फिर से पॉजिटिव को एज इट इज रखें, नेगेटिव को क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। ये रहना, याद रखो, याद रहेगा। अगर y और x में ग्राफ दिया है, पॉजिटिव वाले को एज इट इज रखो, नेगेटिव वाले को क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। अब यहाँ पे देखो यार, साई आर हमेशा पॉजिटिव ही है, तो साई स्क्वायर आर का भी नेचर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो, ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज ग्राफ नेगेटिव में आ ही नहीं रहा, अपन सिर्फ नेचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ आर और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, देखो इसमें क्या होगा, साई स्क्वायर आर का ग्राफ ऐसा है, अब इसमें एक और टर्म ऐड हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कि स्मॉल आर अगर जीरो है, स्मॉल आर अगर जीरो है, मतलब आर जीरो है यहाँ पे, तो ये टोटल टर्म क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, ये टोटल टर्म क्या होगा यार। अगर स्मॉल आर का वैल्यू जीरो है तो इस जीरो की वैल्यू क्या होने वाला है, अगर जीरो पुट करोगे तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा, मीन्स टोटल वैल्यू जीरो होने वाला है, मीन्स जीरो पे जीरो होगा, राइट। और आपको पता है इन्फिनिटी पे तो जीरो होना ही है, बिकॉज इन्फिनिटी पे साई स्क्वायर आर जीरो होता है, जीरो पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अब क्या करोगे, ऐसे ऊपर जाएगा फिर ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ है तीनों, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का है, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है। तो तीनों आप नोट कर लें, ये ग्राफ है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ये ग्राफ है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या रेडियल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है, RPDF, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है। जल्दी से नोट करें, अभी अपन और भी बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, नोट करें जल्दी से। ये तो हो गया 1s का ग्राफ। नेक्स्ट बात करेंगे, लेट्स से मैं 2s का ग्राफ प्लॉट करना, फिर कैसे प्लॉट करेंगे अब आते हैं। चलिए आपको 2s का ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसमें अब देखो, अब मैं उतना सब इक्वेशन नहीं है, आपको की पॉइंट पता है, एस का ग्राफ हमेशा नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, कितनी बार कट करेगा, n माइनस एल माइनस वन टाइम्स, इन्फिनिटी पे जीरो होगा। मैं बस एक चीज फाइंड करने वाला हूँ, n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस जीरो माइनस वन हो गया। 2s के लिए अगर मैं r और यहाँ पे साई आर का ग्राफ देखूँ,
नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, 1 टाइम कट करेगा और फिर इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। साई आर के बाद साई स्क्वायर आर का ग्राफ अगर प्लॉट करना है, यहाँ पे साई स्क्वायर आ रहा है, कुछ नहीं करना, जो भी पार्ट नेगेटिव है पॉजिटिव को एज इट इज रहने दें, पॉजिटिव को एज इट इज रहने दें, नेगेटिव वाले को क्या करना है, जस्ट मिरर इमेज ले लें। क्लियर है? मतलब पॉजिटिव वाले को एज इट इज रहने दें, राइट, नेगेटिव वाले को मिरर इमेज ले लें। नेगेटिव वाले को मिरर इमेज मींस ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप इमेजिन करो कि मिरर है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज जस्ट अपोजिट। यार अगर इसका मिरर इमेज लेना है, आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे मिरर है, ठीक, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे ही बनेगा। तो जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको मिरर इमेज लेके पॉजिटिव बना दो। क्लियर है? अब देखिए आप साई आर से साई स्क्वायर आर प्लॉट कर सकते हो। साई स्क्वायर आर से हमें प्लॉट करना है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। ये कैसे प्लॉट करेंगे, आर और यहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। देखिए आर इक्वल टू 0 पे टोटल टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज आर 0 है, आर 0 पे 0 है, राइट। साई स्क्वायर आर 2 पॉइंट पे 0 है, एक तो इस पॉइंट पे 0 है और एक इस इंफिनिटी पे 0 है। मतलब ये जो वैल्यू है एक पॉइंट पे साई स्क्वायर आर 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 0 होना है, फिर इंफिनिटी पे 0 होगा और सारा टर्म पॉजिटिव ही रहेगा। तो 4 पाई पॉजिटिव है, आर स्क्वायर पॉजिटिव है, साई स्क्वायर आर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, जस्ट फिर से 0 हो जाएगा, फिर से ये टर्म इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो पीक का हाइट है, ये जो हाइट ऑफ पीक है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में इंक्रीज होता है। बस ये लाइन ध्यान रखें, ठीक है। मैं आपके पास लिख देता हूँ, हाइट ऑफ पीक इंक्रीजेस, ये पॉइंट पर ध्यान रखें इसके केस में। ये तो अगर 2s का, अगर मुझे ऐसे 2p का ग्राफ प्लॉट करना है, अब मैं पहले तो n - l - 1 फाइंड करूंगा, तो 2 - 1 - 1 0 हो गया। चलिए r साई आर ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, p का 0 से, और 0 टाइम कट करेगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा, 0 टाइम कट करेगा, राइट। बहुत सिंपल है यार, देखो अगर आप एक बार बस समझ जाओ की पॉइंट, तो बहुत सिंपल है ग्राफ प्लॉट करना। साई आर ऑलवेज पॉजिटिव है, साई स्क्वायर आर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं लूंगा, मिरर इमेज नहीं लूंगा, मतलब टोटल टर्म एज इट इज पॉजिटिव। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर और आर भी, देखिए r इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 होगा, और पता है r इक्वल टू 0, साई स्क्वायर आर भी 0 है, मीन 0 पे 0। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर का टर्म है ये सिर्फ 0 पे 0 होगा और कहीं 0 नहीं होगा। साई स्क्वायर आर 0 पे 0 है और इन्फिनिटी पे 0 है, तो 0 पे 0 और इन्फिनिटी पे 0, और बाकी हर जगह ये टर्म पॉजिटिव रहेगा। तो नेचर मतलब यही रहेगा, मतलब आपको थोड़ा सा अजीब ना लगे, ये और ये ग्राफ ऑलमोस्ट नेचर सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि दोनों डिफरेंट नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने ऐसे बना लिया, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक ना। इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। फिर 2p के बाद अब कोई भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखिए मुझे 3p का ग्राफ प्लॉट करना है। 3p में n - l - 1 3 - 1 - 1 1 है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा,
साई आर और आर में ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से कितनी बार कट करेगा, 1 टाइम, तो गए 1 टाइम कट किया, पीक का हाइट डिक्रीज होता है, आर साई स्क्वायर आर, बस जो नेगेटिव है उसको मेरे में देके पॉजिटिव कर दो, ऐसा फिर ऐसा। यहाँ पे याद रखें साई आर और साई स्क्वायर आर में हाइट ऑफ पीक डिक्रीज होता है, हाइट ऑफ पीक डिक्रीजेस, ये याद रखें। फिर इसमें r एंड 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में ग्राफ प्लॉट करना है, r पे 0 पे 0 होगा, राइट, ये 4 पाई आर स्क्वायर कहीं और 0 नहीं होगा, साई स्क्वायर आर एक इस वैल्यू पे 0 होगा, मीन्स ये ऐसा फिर ये ऐसा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका पीक का हाइट डिक्रीज होगा, इसका पीक का हाइट इंक्रीज होगा। कभी आपको ग्राफ दे दे और पूछे कि ग्राफ साई स्क्वायर आर में है या 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में है, तो डिसाइड हम यहीं से करेंगे। अगर पीक का हाइट इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्राफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का है, अगर पीक का हाइट डिक्रीज हो रहा है मतलब ग्राफ साई स्क्वायर आर का है। एक काम करना है 4p का ड्रॉ कर ले, प्रैक्टिस करो, अब वीडियो पॉज करके 4p का खुद से ड्रॉ करें। चलिए 4p के लिए n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू 2 होगा, मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 ऐसे होगा। मिरर इमेज ले लो, ऐसा ऐसा ऐसा। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में 0 पे 0, इन सारे वैल्यू पे 0 होगा ये, तो बस पीक का हाइट इंक्रीज करते जाओ, क्लियर है। तो ये ग्राफ प्लॉट करना हमने सीखा, आप किसी का भी आप प्लॉट कर सकते हो, क्लियर है क्या। बस याद रखना साई स्क्वायर आर में पीक का हाइट इंक्रीज होते जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में पीक का हाइट इंक्रीज होते जाएगा। देखो यार इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इनको बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या था कि डिस्टेंस r पे किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है। वैसे r इक्वल टू 0 को रेडियल नोड ही बोलते हैं, इनको नोडल पॉइंट बोलते हैं। r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे, मतलब न्यूक्लियस में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगा ही होगा, तो इसको रेडियल नोड नहीं बोलते हैं, इसको नोडल पॉइंट बोलते हैं। बाकी कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो तो इसे अपन रेडियल नोड बोलते हैं। तो चलिए हमने अभी आज ग्राफ प्लॉट करना सीखा, अब यहाँ से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एप्लीकेशन क्या है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।